नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कलेक्ट किए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन इलियट एंड हिज वर्क्स। टी.एस. इलियट। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन एंड फ्रॉम वेयर डिड इलियट्स एंसेस्टर्स माइग्रेट टू अमेरिका। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ए है। इन 1668 फ्रॉम ईस्ट कोकर इन सोमरसशायर इंग्लैंड। ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, टी.एस. इलियट का जो जन्म होता है वो होता है 1888 में। डेथ कब होती है इनकी? 1965 में। सो यू में नोट इट डाउन, ये वो डेट है। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर 2 में। इन 1900 इलियट वोन अ गोल्ड मेडल फॉर लैटिन। देखिए 1900 में इनको एक गोल्ड मेडल मिलता है, वो किस भाषा के लिए? लैटिन लैंग्वेज के लिए। यहाँ पे देखिए मैं आपको 2 अवार्ड और बता देता हूँ। एक मिलता है इनको 1948 में, 1948 में मिलता है, वो मिलता है नोबल प्राइज। ठीक है। और एक मिलता है 1983 में। 1983 में जो मिलता है उसकी बात आगे करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए, इन विच यूनिवर्सिटी डिड इलियट परस्यू अ कोर्स ऑफ स्टडीज इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, द क्लासिक्स जर्मन, फ्रेंच एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो देखिए इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की है, ये जो इन्होंने ये स्टडी को परस्यू किया है वो क्या है इन्होंने? इसका आंसर है सी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया है। तो द राइट ऑप्शन इज सी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। इलियट वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज 2 टीचर्स। देखिए अपने 2 टीचर्स से इन्फ्लुएंस थे और उनमें से एक का नाम था जॉर्ज सेंटाइना, ये ऊपर दिया हुआ है, और दूसरे की बात करते हैं हम, जॉर्ज सेंटाइना, और दूसरा था इरविंग बेबिट। देखिए इरविंग बेबिट का एक वेल नोन वर्क है जिसका नाम है लिटरेचर एंड द अमेरिकन कॉलेज। तो ये वर्क है इरविंग बेबिट का। ठीक है, ये यहाँ मैंने लिखा हुआ है पेंसिल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द रीडिंग ऑफ आर्थर सिमंस द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर क्रिएटेड हिज इंटरेस्ट इन द पोइट्री ऑफ लेफोर्ज। लेफोर्ज अ फ्रेंच सिम्बोलिस्ट। बी ऑप्शन ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहें और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्ड पॉइंट्स मिलते रहेंगे इस तरह से। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लग रही होगी और अच्छी भी लगेगी, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं और यहाँ पे टू द पॉइंट हम उन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए व्हेन डिड इलियट गोट हिज डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन। देखिए इनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कब मिलती है? 1910 में। कहाँ से मिलती है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इनकी जो DOB है वो 1888 और डेथ 1965। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुँचते हैं। यस, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स। दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। दीज लाइन्स अपीयर इन। ये लाइन कहाँ से हैं? तो देखते हैं, ये लाइन है आपकी द होलो मैन से। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्क दिए हुए हैं, हम उनकी डेट देख लेते हैं। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक। देखिए ये इनका एक वर्क है। तो ये सबसे पहली बार जो पब्लिश होता है वो होता है 1915 में, और आई थिंक इट वॉज पब्लिश्ड इन पोइट्री मैगजीन। ये पोइट्री मैगजीन में पब्लिश होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट वर्क है, अच्छा सेकेंड टाइम ये पब्लिश होता है 1917 में, जो एक कलेक्शन आता है, इसी नाम से कलेक्शन आता है, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, कुछ ऐसे करके कलेक्शन आता है। बी की बात करते हैं, द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश होती है। ये 21 में लिखी जाती है, 22 में पब्लिश होती है। और यहाँ पे आप इसको याद रखेंगे कि ये जो सबसे पहली बार पब्लिश होती है ये होती है द क्राइटेरियन मैगजीन में। ठीक है, क्राइटेरियन कहाँ की है? UK की है। ठीक है, अच्छा पहले क्राइटेरियन में पब्लिश होती है, उसके बाद में पब्लिश होती है ये द डायल में। तो यहाँ पे ट्रिक आप याद कर सकते हैं ऐसे, CD, मुझे ऐसे याद रहता है CD, जो DVD में लगाते हैं CD DVD ऐसे करके। तो पहले C क्राइटेरियन में पब्लिश हो गई, उसके बाद में D डायल में पब्लिश हो गई। चलिए, और यहाँ पे द होलो मैन है वो हमारा 1925 में पब्लिश होता है। ये लाइन कहाँ से ली हुई है? ये लाइन हमारी द होलो मैन से ही है। दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स,
नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। देखते हैं लाइन्स। टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट आर बोथ कंटेन्ड इन टाइम फ्यूचर। टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट आर बोथ कंटेन्ड इन टाइम फ्यूचर एंड टाइम फ्यूचर कंटेन्ड इन टाइम पास्ट। देखिए ये लाइन ली हुई है आपकी 4 क्वार्टेट से, इनका एक वर्क है। और देखिए इसमें बात कर लेते हैं, इसमें 4 पोएम दी हुई हैं, 4 पोएम दी हुई हैं। वो कौन कौन सी? सबसे पहले है बर्ट नॉर्टन, BURNT, बर्ट नॉर्टन, NORTON, बर्ट नॉर्टन। दूसरे में दिया हुआ है हमारा ईस्ट कोकर, ईस्ट कोकर। नंबर 3 पे दी हुई है ड्राई साल्वेजेस, ड्राई साल्वेजेस। और नंबर 4 पे है लिटिल गिडिंग, ठीक है, लिटिल गिडिंग। तो आप ऐसे इनको याद कर सकते हैं। द वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश होती है, ठीक है, और 4 क्वार्टेट्स पब्लिश होती है 1941 में, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। I have given you power of choice. I have given you power of choice and you only alternate between futile speculation and unconsidered acting. From which drama have these lines been taken? देखिए ये लाइन ली हुई हैं द रॉक से। द रॉक एक प्ले है, ठीक है, तो ये द रॉक से लाइन ली हुई है। अब देखिए यहाँ पे 3 वर्क और दिए हुए हैं, 2 वर्क, और उनकी डेट जान लेते हैं। द कॉन्फिडेंटल क्लर्क, इनका एक वर्क है जो पब्लिश होता है 1935 में। मॉडर्न एंड कैथेड्रल, ये सॉरी गलत हो गया, देखिए गलत हो गया है। द कॉन्फिडेंटल क्लर्क पब्लिश होता है 1953 में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मॉडर्न कैथेड्रल पब्लिश होता है 1935 में। द रॉक पब्लिश होता है 1934 में, ठीक है, सॉरी फॉर करेक्शन। तो ये पहले मैंने मॉडर्न कैथेड्रल का बोल दिया था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एंड द डी and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and dry stones no sound of water. These lines appear in the wasteland. देखिए लाइन कहाँ से है? द वेस्टलैंड से हैं। और किस से हैं? पार्ट 1 से हैं। पार्ट 1 का नाम क्या है? द बरियल ऑफ द डेड है, ठीक है। चलिए बाकी पार्ट्स आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो उनकी बात आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। चलिए। On the moon shone bright on Mrs. Potter and on her daughter. They washed their feet in soda water. The accept is from. देखिए ये जो लाइन है ये कहाँ से ली हुई है? तो देखिए ये है आपके द वेस्टलैंड से, ठीक है। और ये कौन से पार्ट से ली हुई है? फायर सरमन पार्ट 3 है, आप ध्यान नोट कर सकते हैं। 3rd पार्ट है फायर सरमन, ठीक है। चलिए सबसे पहले पार्ट का नाम क्या था? सबसे पहले पार्ट का नाम है बरियल ऑफ द डेड, ठीक है। सेकंड पार्ट का नाम है अ गेम ऑफ चेस। थर्ड का नाम है फायर सरमन। फोर्थ का नाम है डेथ बाय वाटर। एंड फिफ्थ का नाम है व्हाट द थंडर सेड। आप इसे याद कर सकते हैं और आई होप कि आपको याद होगा, नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है टेनेंट्स टेनेंट्स ऑफ द हाउस, थॉट्स ऑफ अ ड्राई ब्रेन इन ड्राई सीजन, दीज आर द 2 लास्ट लाइन्स ऑफ। देखिए लास्ट लाइन कहाँ से है? जेरोनेशन एक वर्क है इनका, ये वहाँ से है। और देखिए यहाँ पे आप कुछ और बात जानेंगे जेरोनेशन के विषय में। देखिए जेरोनेशन एक ये ग्रीक वर्ड है, और इसका जो ग्रीक टाइटल है, इसका जो वर्ड मीनिंग होता है इंग्लिश में होता है लिटिल ओल्ड मैन, ठीक है। चलिए 30 नंबर देखते हैं। Who injured his own reputation by calling Eliot a minor poet of 20th century? देखिए एलियट को 20th सेंचुरी का माइनर पोइट कह करके उन्होंने अपनी ही बेइज्जती करा ली। तो वो कौन है? डेविड डेचिस हैं, ठीक है। चलिए 40 नंबर पर देखेंगे। हु डिक्लेयर्स हिमसेल्फ अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, अ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। तो देखिए यहाँ पे टी.एस. एलियट हैं, यू नो वेरी वेल। देखिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पब्लिश जो नोबेल प्राइज इनको मिलता है वो मिलता है 1948 में। ये पहले भी बताया था 1948 में। अच्छा 1983 में इनको एक अवार्ड मिलता है,
उसका नाम है टोनी अवार्ड। वो उस समय मुझे याद नहीं आया था, टोनी अवार्ड। ठीक है, टोनी अवार्ड इनको मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम। यस, क्वेश्चन नंबर 15 है, इंग्लिश पोइट्री English poetry would have had no future without the invaluable work done by Eliot. Who whose opinion is this? देखिए किसका ओपिनियन है, तो ये है फ्रैंक कैरमोड का। ये फ्रैंक कैरमोड का ओपिनियन है। Eliot dominated the literary scene and came to be known as the, ठीक है, तो देखिए पोप ऑफ रसेल स्क्वायर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17 की बात करते हैं, द लैम्प स्पोटर्ड, द लैम्प म्यूटर्ड इन द डार्क, द लैम्प हमड, दिस म्यूजिकल लाइन्स अपीयर इन द पोयम रैपोस्डी। इनका एक वर्क है, और देखिए इसका पूरा नाम होता है रैपोस्डी ऑन वेडिंग नाइट, रैपोस्डी ऑन द वेडिंग नाइट। चलिए ये ठीक से एक बार मैं जूम कर लेता हूँ, इसको देखता हूँ अभी क्या है। यस, रैपोस्डी ऑन अ वेडिंग नाइट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, जेरोनेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जेरोन विच मीन्स ओल्ड मैन। ठीक है, चलिए 19 है, इन द टाइटल स्विनी अमंग द नाइटिंगेल्स द वर्ड नाइटिंगेल्स इज यूज एज स्लैंग विच मीन्स प्रोस्टिट्यूट्स। ठीक है, यस, टेरेशियस इन द वेस्टलैंड इज, देखिए वेस्टलैंड में जो टेरेशियस है वो क्या है, उसकी जो अभी यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, बाइसेक्सुअल है, यूनक है, माचो मैन है, नन ऑफ दीज। तो देखिए वो बाइसेक्सुअल है, एक्चुअली उसमें दो सेक्स होते हैं, तो वो क्या है, बाइसेक्सुअल है। 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, विच फॉर्म हैज़ बीन यूज बाय इलियट इन द वेस्टलैंड। देखिए वेस्टलैंड में जो फॉर्म यूज की गई है वो है फ्री वर्स, जिसको हम वर्स लिब्रे भी कहते हैं। What is the what is of utmost importance in the play of Eliot? What is of utmost importance in the play of in the plays of Eliot? तो देखिए चॉइस है इसमें ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैरी, एमी, अगाथा, मैरी आर द करेक्टर्स हु अपीयर इन। देखिए ये जो करेक्टर होते हैं कौन से वर्क में होते हैं, तो ये होते हैं द फैमिली रीयूनियन में। और देखिए ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, द फैमिली रीयूनियन वॉज पब्लिश्ड इन 1939। ये जो 9 है ये इसीलिए लिखा हुआ 39 शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 24 है, टू रेस्ट इन आवर ओन सफरिंग इज इवेजन ऑफ सफरिंग वी मस्ट लर्न टू सफर मोर हु अटर्स एंड वेयर। देखिए ये लाइन जो कही जाती है वो कही जाती है अगाथा इन द फैमिली रीयूनियन में, तो वही वर्क जो अभी ऊपर आया था 1939 में पब्लिश होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आई डू नॉट नो वेयर आई डू नॉट नो वेरी मच एंड एज आई गेट ओल्डर आई एम कमिंग टू थिंक हाउ लिटिल आई हैव एवर नॉन। दीज लाइन्स आर अटर्ड बाय एमी इन द फैमिली रीयूनियन में, ये लाइन कही जाती है। लव कंपेल्स क्रुएलिटी टू दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड लव, वेयर डू दीज लाइन्स ऑकर। ये लाइन भी आपकी कहाँ से हैं, द फैमिली रीयूनियन से ही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एमी कंप्लेन्स एंड accuses her sister Agatha saying, 35 years ago you took my husband from me and now you take my son। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो मैंने यहाँ से हाईलाइट किया हुआ है, 35 years ago you took my husband, 35 years ago you took my husband from me and now you take my son। तो ये बात भी कही गई है इन फैमिली रीयूनियन में। ये जो स्टेटमेंट है कहाँ से है, दिस स्टेटमेंट इज फ्रॉम
द फैमिली रीयूनियन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1939। आई होप आपको ये डेट याद होगी। मर्डर इन कैथेड्रल कब आता है? 1935 में। आई होप ये भी आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु हैज यूज्ड द ग्रीक ओरेस्टिस मिथ। देखिए ग्रीक ओरेस्टिस मिथ को किसने यूज किया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा टी.एस. इलियट। देखिए यहाँ पे टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज 1948 में मिलता है और डब्ल्यू.बी. येट्स को 1923 में मिलता है। तो ये याद रख सकते हैं 1923 में डब्ल्यू.बी. येट्स को मिलता है। चलिए, और आपको मतलब 1925 में मिलता है जी.बी. शाह को। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? नोबेल प्राइज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो 1913 में मिलता है आर.एन. टैगोर को। और अगर हम बात करें इसकी जो शुरुआत होती है 1901 से। सबसे पहली बार मिलता है सुल्ली प्रद्युम को। 1907 में मिलता है रुडयार्ड किपलिंग को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए। द फैमिली रीयूनियन इज अ पोइटिक प्ले। क्या है ये? एक पोइटिक प्ले है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। मर्डर इन कैथेड्रल रेफर्स टू द मर्डर ऑफ द आर्कबिशप, हु इज ही। देखिए यहाँ पे ये वही आर्कबिशप है थॉमस बैकेट ऑफ कैंटरबरी, जो द कैंटरबरी टेल्स जोफ्री चौसर का वर्क है, जिसमें उसकी श्राइन पर लोग जा रहे होते हैं। ठीक है नहीं, द श्राइन ऑफ, जो वहाँ पे थॉमस बैकेट की श्राइन पर लोग जाते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं वो, तो ये वही वाले थॉमस बैकेट हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं हम। द फोर नाइट्स एंड द फोर टेम्पटर्स अपीयर इन। जो फोर नाइट्स हैं और फोर टेम्पटर्स हैं वो किस वर्क में दिखाई देते हैं हमें, किस वर्क में अपीयर होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है सी, मर्डर इन कैथेड्रल में। ठीक है, 32 देखते हैं। डेस्टिनी वेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड। डेस्टिनी वेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड, नॉट इन द हैंड्स ऑफ स्टेट्समैन। देखिए ये काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, काफ़ी अच्छी कोट है। डेस्टिनी वेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड, नॉट इन द हैंड्स ऑफ स्टेटमैन, नॉट इन द हैंड ऑफ स्टेट्समैन। ठीक है, तो ये जो बात है ये कही है कोरस के द्वारा कही गई है। दिस इज सेड बाय कोरस। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। That action is suffering and suffering is action. Neither does the agent suffer nor the patient act. These words are from the mouth of। तो यहाँ पे देखिए ये जो बात कही गई है ये भी किसके द्वारा कही गई है? तो कोरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्टरडोम इज द थीम ऑफ। तो ये आपकी जो थीम है मर्डर कैथेड्रल की थीम है, अनडाउटली यू नो वेरी वेल। और देखिए मर्डर कैथेड्रल 1935 में, द रॉक 1934 में पब्लिश होता है एंड द कॉकटेल पार्टी 1949 में। आई होप याद होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं अब। द प्लॉट ऑफ द कॉकटेल पार्टी इज मेड अप ऑफ टू स्टोरीज, हु इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू? सर हेनरी हारकोर्ट रेले, थॉमस अ बैकेट, द कोरस। देखिए यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है सर हेनरी हारकोर्ट रेले। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है। इन विच पोइटिक प्ले ऑफ इलियट इज देयर नो कोरस और नो घोष। देखिए इसमें से इनमें से किस वर्क में कोई भी मतलब कोई भी कोरस नहीं है और कोई भी घोष नहीं है? तो यह है आपका द कॉकटेल पार्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। Two people who know they do not understand each other, breeding children whom they do not understand, and who will never understand them. Where do these lines occur? तो देखिए ये जो लाइन है आपकी कहाँ से ली हुई है? ये लाइन है ये लाइन है आपके द कॉकटेल पार्टी से। एडवर्ड लेविनिया, एडवर्ड पीटर क्विलिप, सेलिया कोपलेस्टोन, जूलिया एलेक्स एंड द गार्जियंस अपीयर इन। देखिए ये जो करेक्टर हैं कहाँ से हैं? द कॉकटेल पार्टी से करेक्टर हैं ये। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 39 है द प्लॉट ऑफ द कॉकटेल पार्टी इज बेस्ड ऑन। तो देखिए इसकी जो प्लॉट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो देखिए ये है एल्सिसिस्ट बाय यूरिपिडाइज, याद रखेंगे आप इसको। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, एल्सिसिस बाय यूरिपिडाइज। इलियट्स द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू, वेल नोन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो आपको ये जो वेस्टलैंड है किसको डेडिकेटेड है, ये इजरा पाउंड को डेडिकेटेड है, ठीक है, इजरा पाउंड को। और देखिए ये कब लिखी गई थी, 1921 में, पब्लिश होती है 1922 में, ठीक है। और देखिए इट वॉज रिटन इन थाउजेंड ऑफ लाइन्स, ये हज़ारों लाइन में थी, एंड इजरा पाउंड ने इसको कट किया, एडिट किया और शॉर्ट किया, ठीक है। और ये इजरा पाउंड को ही डेडिकेटेड है। और यहाँ पे टी एस इलियट इनको एक टर्म देते हैं या फ्रेज देते हैं या कहते हैं, क्या कहते हैं, इल मिग्लियोर फैब्रो। इल मिग्लियोर फैब्रो मीन्स द बेटर क्राफ्ट्समैन, ठीक है, द बेटर क्राफ्ट्समैन। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच पोएम वॉज रिटन ड्यूरिंग द ऑटम ऑफ 1921 इन लाउसेन स्विट्जरलैंड एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन सीरियल फॉर्म इन द क्राइटेरियन इन अक्टूबर एंड नवंबर इन 1922। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही 1921 में ये लिखी गई थी, तो कहाँ लिखी गई थी, लाउसेन स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और बाकी पब्लिश तो पहले सी में होती है, सी फॉर क्राइटेरियन एंड डी फॉर द डायल। क्वेश्चन नंबर 42 Eliot has expressed his views on the impersonality of poetry and the poetic process in his essay entitled। देखिए ये किसमें है ऐसा कुछ, तो ये जो Eliot has expressed his views on the impersonality of poetry and the poetic process in his essay entitled, तो किसमें, tradition and the individual talent। the right option is A इसका right option है। Question number 43 According to Eliot, perfect poetry can be produced only when there is, कब कब पब्लिश हो सकती, कब, देखिए अकॉर्डिंग टू एलियट परफेक्ट पोइट्री कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो परफेक्ट पोइट्री है वो कब प्रोड्यूस हो सकती है, अकॉर्डिंग टू एलियट ये तब होगी जब यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी होगा, ठीक है। चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म है किसके द्वारा कोइन है, यू नो वेरी वेल। तो देखिए यूज़ तो इसको टी.एस. इलियट ने किया है, एक प्रकार से ऐसा कहेंगे, और जो इसके रियल प्रोपाउंडर हैं तो वो हैं वाशिंगटन एल्स्टन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। नो पोइट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी सॉर्ट हैज हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन, हु सेड, तो ये इलियट ने कहा है। द पर्सनैलिटी ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ continual सेल्फ सेक्रीफाइस, a continual extinction of personality, this view is off। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं इलियट इन द पॉसिबिलिटी ऑफ पोएटिक ड्रामा, ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है इलियट इन द परफेक्ट क्रिटिक, इलियट इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो देखिए यही ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the poem according to Eliot has no relation to। तो देखिए इसका अकॉर्डिंग टू एलियट जो पोएम का कोई रिलेशन नहीं होता है, तो वो किसके साथ नहीं होता है, पोइट के साथ, पोइट से। द माइंड ऑफ द पोइट इज द शेयर ऑफ प्लेटिनम, इट मे पार्टली और एक्सक्लूसिवली ऑपरेट अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द मैन हिमसेल्फ, बट द मोर परफेक्ट the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers, and the mind which creates the more perfectly will the mind digest and transmute the passions which are its material this extract appears in। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ से है, दिस इज फ्रॉम ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 द पोइट्स माइंड इज अ रिसेप्टेकल फॉर सीजिंग एंड स्टोरिंग अप नंबरलेस
feelings, phrases, images which remain there until all the particles which can unite to form a new compound are present. Who said? Eliot. It is said by T.S. Eliot. Question number 49. The poet has not a personality to express but a particular medium, the mind, which is only a medium and not a personality, in which impressions and experiences combine in peculiar and unexpected ways. Whose words are these? Eliot के वर्ड हैं ये, डाउटली यू नो वेरी वेल. 50 देखते हैं. पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन. ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं. एस्केप फ्रॉम इमोशन, इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी. हु डिफाइंड पोइट्री इन दिस मैनर? टी.एस. एलियट डिफाइन करता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं. Eliot says that a work of art should be viewed as having a life of its own, unrelated to that of its creator. Eliot wrote this in the introduction to, तो किसमें? द स्केर्ड वुड में, द सेक्रेड वुड में. क्वेश्चन नंबर 52 है. द इमोशन ऑफ आर्ट अकॉर्डिंग टू इलियट इज, द इमोशन ऑफ आर्ट अकॉर्डिंग टू इलियट इज इम्पर्सनल. क्या है? इम्पर्सनल है. Question number 53. The phrase objective correlative occurs in Eliot's one of essays in the Sacred Wood. What is the name of the essay? Hamlet and his problem. You all know very well. चलिए. From which point of view does Eliot find Hamlet defective and an artistic failure? देखिए किस पॉइंट ऑफ व्यू पे? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है? फेलियर है. शेक्सपियर इज सक्सेसफुल इन फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. तो देखिए किस वर्क में शेक्सपियर, मतलब टी.एस. इलियट के द्वारा शेक्सपियर ने किस वर्क में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को फाइंड किया है? तो देखिए वो फाइंड किया है मैकबेथ में. मतलब अगर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बेस पर देखें तो मैकबेथ बिल्कुल सही है, और अगर हैमलेट को देखें तो वो रॉन्ग है, वो आर्टिस्टिक फेलियर है. ठीक है, और आर्टिस्टिक पास्ट क्या है? वो मैकबेथ है. तो देखिए यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं. आर्टिस्टिक फेलियर की बात की जाए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बेस पर तो हैमलेट, और अगर सक्सेसफुल की बात की जाए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बेस पर तो मैकबेथ. क्वेश्चन नंबर 55 है. शेक्सपियर इज, ओके डन, वी हैव कंप्लीटेड. 56 है. मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज अ ग्रेट सक्सेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ. देखिए मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट, ठीक है, मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट अकॉर्डिंग टू इलियट ये सक्सेसफुल प्ले है. ठीक है, ग्रेट सक्सेस है. किस बेस्ड पर? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पर. देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं. यहाँ पे बात की जा सकती है फेलियर, ठीक है, और आर्टिस्टिक फेलियर कौन सा है? तो वो हैमलेट है. सक्सेसफुल किस, ठीक है, सक्सेसफुल है वो है मैकबेथ. तो ये दोनों हो गए आपके विलियम शेक्सपियर के. अच्छा, अगर मिल्टन की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो इनकी एक थ्योरी है उसके अनुसार सैमसन एगोनिस्ट एकदम परफेक्ट है, सक्सेसफुल प्ले है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 57 है. हु फाइंड्स इलियट्स फ्रेज द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव डिफेक्टिव. देखिए इसको डिफेक्टिव किसने कहा था? तो इसको कहा था एलिसियो विवस ने. किसने कहा है? एलिसियो विवस ने. क्वेश्चन नंबर 58 है. द फ्रेज डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, द फ्रेज डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ऑकर्स इन. तो देखिए ये जो फ्रेज है किसमें मिलती है? द मेटाफिजिकल पोइट्स में मिलती है. ठीक है, द मेटाफिजिकल पोइट्स में. क्वेश्चन नंबर 59 है. बाय विच फ्रेज डज इलियट मीन डायरेक्ट सेंसुअस एप्रीहेंशन ऑफ थॉट, आ रिक्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग्स. तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है सी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी.
यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। टेनिसन एंड ब्राउनिंग। Tennyson and Browning are poets and they think, but they do not feel their thought as immediately as the odor of rose। देखिए odor of rose की बात की जा रही है यहाँ पे, टेंशन ऑफ ब्राउनिंग नहीं। यस, odor of rose, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात कहता है वो कौन कहता है? इलियट कहता है। और किसके बाद में? तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं टी बी, शॉर्ट में टी बी, इधर टी फॉर टेनिसन एंड बी फॉर ब्राउनिंग। बाकी पूरा पढ़ लेते हैं इसको। टेनिसन एंड ब्राउनिंग आर पोइट्स, ठीक है, एंड दे थिंक बट दे डू नॉट फील देयर थॉट एज इमीडिएटली एज द ओडोर ऑफ अ रोज। अ थॉट टू डन वॉज एन एक्सपीरियंस, इट मोडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी, हु सेड। इलियट कहता है इस बात को, ठीक है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 61 है। यस, yes. Criticism must always profess an end in view, which roughly speaking appears to be the elucidation of works of art and the correction of taste. Who said and where? देखिए एक बार फिर से रीड करते हैं। Criticism must always profess an end in view, which roughly speaking appears to be the elucidation of works of art and the correction of taste। तो देखिए ये कहा गया है इलियट के द्वारा इन द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट आर द टू चीफ टूल्स ऑफ द क्रिटिक अकॉर्डिंग टू इलियट। देखिए अकॉर्डिंग के द्वारा जो चीफ टूल्स हैं, दो चीफ टूल्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे कंपैरिजन एंड एनालिसिस आर द टू इंपॉर्टेंट, ठीक है, सी ए, कंपैरिजन एंड एनालिसिस। नेक्स्ट देखते हैं, द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर। देखिए द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो फंक्शन है उससे क्या मीन्स है? टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। और देखिए ये कहाँ है हमारा? इलियट के इन द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, बी में है ये, राइट ऑप्शन बी इज। क्वेश्चन नंबर 64 है, पोइट्री इज अ सुपीरियर अम्यूजमेंट। आई डू नॉट मीन एन अम्यूजमेंट फॉर सुपीरियर पीपल, आई कॉल इट एन अम्यूजमेंट, not because that it is a true definition, but because if you call it anything else, you are likely to call it something still more false. Where does this comment of Eliot appear? देखिए ये जो इनका कमेंट होता कहाँ है? द सेक्रेड वुड में है, ठीक है, इन द प्रीफेस टू द सेक्रेड वुड। और देखिए द सेक्रेड वुड में इनकी जो एसेज है वो पब्लिश्ड हैं, ठीक है, वो कलेक्टेड है उसमें। Question number 65. Who thinks that there is an element of intellectual snobbery in Eliot's criticism? देखिए ऐसा कौन मानता है? तो वो है जॉर्ज वाटसन। जॉर्ज वाटसन ऐसा मानते हैं। द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड इज फ्रॉम। देखिए जो इसका एपिग्राफ है वेस्टलैंड का, जो 1922 में पब्लिश होती है, ठीक है, और रिटर्न होती है 1921 में। चलिए देखिए इसका जो एपिग्राफ है वो कहाँ से लिया गया है? द सेट्रिकोन ऑफ पेट्रोनिकस आर्बिट्रर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। इलियट हैज डेडिकेटेड वन ऑफ हिज पोएम्स टू इजरा पाउंड, नेम द पोएम। अनडाउटली द वेस्टलैंड है, हर कोई जानता है। और टी.एस. इलियट ने इजरा पाउंड को क्या बुलाया है? इल मिग्लियोर फेब्रो, जिसका मतलब है द बेटर क्राफ्ट्समैन, जो अच्छा क्राफ्ट करता है, जो अच्छे से उसने उसकी पोएम को काट छांट किया है। चलिए 68 देखते हैं। इलियट डिस्क्राइब्स गंगा एज सनकन। देखिए वो गंगा को सनकन के रूप में डिस्क्राइब करता है। सिक्सटी 68 देखते हैं। द इंडक्शन ऑफ 4 संस्कृत वर्ड्स इन द वेस्टलैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बृहद
अरण्यका उपनिषद, थोड़ा मुझे भी बोलने में दिक्कत होती है, बृहद अरण्यका उपनिषद। विच मंथ इज द क्रूलेस्ट मंथ इन द वेस्टलैंड? देखिए अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, इसकी जो ओपनिंग होती है वो हमारे इस अप्रैल से ही होती है। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ऐसी लाइन होती है एक। मैडम सोसोट्रीज फेमस क्लेरवोयनेट अपीयर्स इन, तो देखिए जो मैडम सोसोट्रीज है और फेमस क्लेरवोयनेट है, ये कौन से हमारे वर्क में आती हैं? तो ये होते हैं द वेस्टलैंड में। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। दोज आर पल्स दैट वर हिज आईज, दोज वर पल्स दैट वर हिज आईज। Here Eliot has used the lines of Shakespeare, from which drama is this line? तो देखिए ये जो लाइन है हमारी द टेम्पेस्ट से है। लाइन है ये हमारी द टेम्पेस्ट से। 73 देखते हैं। There is the story of Lil and her husband, in which part of the wasteland does it appear? तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पार्ट ए है, इन द सेकेंड पार्ट अ गेम ऑफ चेस। और देखिए अ गेम ऑफ चेस टाइटल कहाँ से लिया गया है? थॉमस मिडल्टन का एक प्ले है अ गेम ऑफ चेस, ये टाइटल वहीं से लिया गया है। और देखिए लिल का जो हस्बैंड है वो आर्मी से वापस आया हुआ होता है, ठीक है, तो आई थिंक वो 4 वर्क के लिए वहाँ पे नौकरी करता है। चलिए आगे बात करते हैं। ओ दैट शेक्सपियरियन रैग, इट इज सो एलिगेंट, ओ दैट शेक्सपियरियन रैग, इट इज सो एलिगेंट। अब देखिए यहाँ पे शेक्सपियरियन सॉन्ग की बात की गई है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कौन से वर्क में बात की गई है? द वेस्टलैंड में। ट्वीट ट्वीट ट्वीट, जुग 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 और जग जग जग, सो रूडली फोर्ज ट्रेयू, ये लाइन आपकी द वेस्टलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 76। हु इज द समायरा मर्चेंट इन द वेस्टलैंड? देखिए वो मिस्टर यूजिनाइडस है, ठीक है, मिस्टर यूजिनाइडस इज द समायरा मर्चेंट। CIF लंदन, देखिए CIF की फुल फॉर्म क्या होती है? CIF लंदन डॉक्यूमेंट फ्रेंच, दिस लाइन इज फ्रॉम द वेस्टलैंड, व्हाट इज CIF? कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, दिस इज द राइट ऑप्शन। Question number 78. When the human engine waits like a taxi throbbing waiting, who is said to be the human engine here in the wasteland? The typist girl. Exploring hands encounter no defense. In which part of the wasteland does this line appear? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, द फायर सरमन। Who is the Phoenician sailor in the wasteland? Who is the Phoenician sailor in the wasteland? तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फोनिशियन सेलर है वो फ्लेबस है। Dry bones can harm no one. In which part of the wasteland does this line appear? तो देखिए ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन, ये जो लाइन है ये लाइन है व्हाट द थंडर सेड। दत्ता दयाधवम दम्यता, शांति 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 आर द वर्ड्स यूज बाय इलियट, दीज वर्ड्स आर इन संस्कृत, ये संस्कृत के वर्ड हैं। 83 की बात करते हैं। इन द वेस्टलैंड द हिमालयाज आर सेड टू बी हिमावंत। दोस्तों ये जो वीडियो है, ये जो जितने भी क्वेश्चन है TH इलेक्ट्रो रिलेटेड, मैंने खुद एक बार इनको रिवाइज किया था बुक से, ठीक है नहीं, तो आई होप एंड आई थॉट कि मैं इस वीडियो को एक बार रिकॉर्ड कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, तो मतलब ये यू मे गेट द बेनिफिट बाय दिस वीडियो, आपको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो किताबें हम लोगों के पास हैं वो आपके पास भी हैं, जो मेरे दूसरे दोस्त के पास है वो आपके पास भी है। सो ये जो बुक थी मेरे पास थी, तो ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ा था,
तो मुझे लगा कि मुझे रिवाइज करना चाहिए, और फिर देन आई थॉट कि जो यहाँ पे जितने भी MCQs हैं, जहाँ से भी आपने TS Eliot को पढ़ा होगा, वहाँ से आपको इसमें कुछ पॉइंट ज़रूर नया मिल जाएंगे। मुझे भी मिले थे रिवाइज करते समय, तो आई होप आपको भी। और देखिए यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ टीचिंग, ये टीचिंग नहीं है, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ हेल्प। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रकार की हेल्प हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। देखिए इससे मुझे तो रिवाइज करने में हेल्प मिलता है। ठीक है, चलिए 84 देखते हैं अब। Indeed, so deeply I am indebted. Miss Weston's book will elucidate the difficulties of the poem much better than my notes can do, and I recommend it to any who think such elucidation of the work worth the trouble. About which book of Miss Watson is Eliot talking about? देखिए, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, ये जो हमारी बुक है ये मिस वेस्टसन की है, और अ गोल्डन वो ये किसकी है? ये जेम्स फ्रेजर की है। Besides Miss Watson, Ritual to Romance, Eliot is indebted to another work of anthropology, which work? तो देखिए यहाँ पे द गोल्डन बो है, किसका है ये? जेम्स फ्रेजर का। एट्टी सिक्स देखते हैं। Eliot is indebted to two works, the golden bow and the other is Adonis, Attis and Osiris. This is the right option. What is the meaning of Il Miglior Fabbro, the better craftsman? ये पहले भी आपको बताया जा चुका है। द बेटर क्राफ्ट्समैन किसको कहा गया है? TS Eliot ने इजरा पाउंड को कहा है। द टाइटल अ गेम ऑफ चेस इज डिराइव्ड फ्रॉम प्ले बाय, देखिए थॉमस मिडल्टन का ये एक प्ले था, अभी मैंने आपको बताया था, तो ये टाइटल हमारा वहाँ से लिया गया है। ठीक है, चलिए कौन सा टाइटल? अ गेम ऑफ चेस। Eliot's grandfather was a Unitarian clergyman whose religious zeal brought him to St. Louis in 1834. What is the name of Eliot's grandfather? देखिए इलियट के ग्रैंडफादर का नाम था विलियम ग्रीनलेफ इलियट। चलिए आगे बात करते हैं। Eliot's father suffered the guilt of not having become, देखिए जो उसके फादर का एक गिल्ट था इलियट के फादर का, तो वो था कि वो क्लर्जीमैन नहीं बन पाए, अ क्लर्जीमैन। 91 देखते हैं। इन दिस ईयर इलियट बिकेम अ ब्रिटिश सब्जेक्ट, ही वॉज ऑल्सो confirmed in the Anglican Church during this year. The year is 1927. देखिए 1927 में उनका कन्वर्जन होता है। ठीक है, ये अपना वहाँ की सिटीजनशिप पे लेते हैं 1927 में, और ये अपना धर्म परिवर्तन भी करते हैं। Eliot received a solid classical education at Simth Academy in St. Louis. ठीक है, in preparation for the entrance to Harvard in 1906, Eliot attended Milton Academy in Massachusetts. देखिए कब इन्होंने अटेंड की थी ये? 1906 में, जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे थे। Eliot followed the lead of Arthur Symons, the symbolist movement in literature, 1899. He read the French symbolist. One French symbolist was his favorite. देखिए जूल्स लेफोर्ज इनका फेवरेट था, इतना याद रखेंगे, फ्रेंच सिम्बोलिस्ट से रिलेटेड है ये भी, और जूल्स लेफोर्ज इनका फेवरेट सिम्बोलिस्ट था। 95 देखते हैं। Eliot was awarded a Sheldon Travelling Fellowship in 1914. He planned to travel on the continent, then to take up residence at Merton College, Oxford, to write his thesis. He was writing his thesis on, देखिए वो किस पे अपनी thesis लिखना चाह रहे थे, लिख रहे थे FH ब्रैडले पर। ठीक है, he went to Marburg, Germany for a summer program in philosophy, but left after 2 weeks because war was imminent. तो देखिए मार्बर्ग जर्मनी की बात की जा रही है यहाँ पे,
और 2 सप्ताह बाद उन्होंने वो ट्रिप छोड़ दी थी, वो जो समर कैंप प्रोग्राम था उसको छोड़ दिया था। तो व्हेन डिड ही गो टू मार्बर्ग, तो इन जुलाई 1914 में वो गए थे। हु इंट्रोड्यूस्ड इलियट टू इजरा पाउंड, देखिए कॉनरेड एइकन ने इलियट को इजरा पाउंड से मिलवाया था, और ये मुलाकात कब हुई थी? 1940 में हुई थी आई थिंक। ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इजरा पाउंड हिज मैट्रिक एंड पोइट्री, देखिए इजरा पाउंड हिज मैट्रिक एंड पोइट्री एक वर्क है, और ये वर्क किसका है? तो ये है टी.एस. इलियट का है। इलियट्स फर्स्ट वाइफ वॉज विवेन हेवुड। ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हर इन 1932। शी सफर्ड फ्रॉम मेंटल इलनेस, देखिए मेंटल इलनेस का वो शिकार थी, मेंटल इलनेस से वो ग्रसित थी, सफर थी। ऑन जनवरी 10, 1957 इलियट मैरिड वेलेरी फ्लेचर, जो इनकी एक सेक्रेटरी थी। सी वर्कड फॉर हिम फॉर 8 years। वेयर डिड सी वर्क? फेवर एंड फेवर में। ठीक है, और ये इनकी क्या थी? सेक्रेटरी थी। दिस प्ले इज अबाउट द सिन ऑफ पेरेंट्स एंड एक्सपिएशन, तो देखिए यहाँ पे कौन से प्ले की बात की जा रही है? तो ये आपका प्ले है द फैमिली रीयूनियन। कब आता है? 1939 में। विच प्ले डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हस्बैंड वाइफ, तो देखिए यहाँ पे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो हस्बैंड और वाइफ की होती है द कॉकटेल पार्टी में। ठीक है, द कॉकटेल पार्टी की जो डेट है वो आपको पहले भी बताई जा चुकी है, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आई थी, तो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन। एक 103 देखते हैं। विच प्ले डील्स विद द स्टोरी ऑफ फाइनेंशियर सर क्लॉड हु ट्राइज टू फैब्रिकेट एन अरेंजमेंट टू seduce his childless wife Lady Elizabeth to adopt Colby, an illegitimate son of him। द कॉन्फिडेंटल क्लर्क इसका राइट ऑप्शन है। विच प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ द न्यूली रिटायर्ड लॉर्ड क्लेवर्टन हु एनकाउंटर्स टू करेक्टर्स ऑफ हिज पास्ट, तो देखिए यहाँ पे द एल्डर स्टेट्समैन इज द राइट ऑप्शन। द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933। आफ्टर स्ट्रेंज गोड्स 1934 एक वर्क है, देखिए ये वर्क है द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ सेंट्रिसिज्म। आफ्टर स्ट्रेंज गोड्स 1934 में। नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर 1940 आर द वर्क्स ऑफ टी.एस. इलियट, इलियट के ही वर्क हैं। Although logos is common to all, most people live as if they had a wisdom of their own. The way upward and the way downward are the same. Heraclitus, T.S. Eliot used this excerpt as epigraph for one of his poems. Name the poem Four Quatrains. देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे इस पर। हेलन गार्डनर, मॉरिस वेज, F.O. मैथिसन, हक कैनर, डेनिस डोनोग्यू, डोनाल्ड J. Childs, or David Moody are the names of some critics who worked on the works of Eliot. Who wrote Poetry and Plays? A study in sources and meaning on Eliot. देखिए ये जो वर्क है Who wrote Poetry and Plays, A study in sources and meaning on Eliot, देखिए ये जो वर्क है ये लिखा हुआ है ग्रोवर स्मिथ के द्वारा। चलिए, हु रोट टी.एस. इलियट द डिजाइन ऑफ हिज पोइट्री, देखिए टी.एस. इलियट डिजाइन ऑफ हिज पोइट्री, तो देखिए ये है लिखा हुआ है एलिजाबेथ ड्रू के द्वारा। देखिए ये बड़ा आसान से याद कर सकते हैं, डिज़ाइन को ड्रू करते हैं, डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं, तो बस याद रख लीजिए डिज़ाइन को ड्रू कर दिया, डिज़ाइन को ड्रा कर दिया। ठीक है, DRAW जो बनाना होता है वो पास्ट में कर दिया। ठीक है, तो डिज़ाइन ड्रू इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, D फॉर ड्रू, D फॉर डिज़ाइन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1110।
Whose work is a Hegelian, Hegelian, Hegelian reading of T.S. Eliot's Negativity. Whose work is a Hegelian reading of T.S. Eliot's Negativity. तो देखिए ये जो वर्क है हमारा लिखा हुआ है ग्लेसर ब्रायन के द्वारा, ग्लेसर ब्रायन के द्वारा. Whose work is T.S. Eliot and the poem itself. Whose work is T.S. Eliot and the poem itself. देखिए ये जो वर्क है आपका ये है डेनिस डोनोग के द्वारा. और नेक्स्ट देखते हैं Who wrote a craving for reality. Who wrote a craving for reality. ये जो वर्क है T.S. Eliot के द्वारा लिखा हुआ है. सॉरी, Who wrote a craving for reality. T.S. Eliot टुडे. सॉरी ये मैंने गलत पढ़ लिया, ये यहाँ से वर्क है अ क्रेविंग फॉर रियलिटी T.S. Eliot टुडे. तो देखिए ये वर्क है और रोजर किम्बल के द्वारा, रोजर किम्बल. क्वेश्चन नंबर 113. हुज वर्क इज मैथ्यू अर्नोल्ड एंड T.S. Eliot. देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड एंड T.S. Eliot जो वर्क है ये है एडम किट्स के द्वारा. It was the first attempt at writing a verse drama. He could not complete it. He published separately two pieces of what he had written. Fragment of a prologue 1926. Fragment of prologue 1926 and fragment of an agone 1927. Later these two pieces were published together as Sweeney Agonist. फ्रेगमेंट्स ऑफ एन अरिस्टोफेनिक मेलोड्रामा. तो देखिए ये पब्लिश हुआ था 1932 में. एमी लोवेल कॉल्स इट अ पीस ऑफ ट्राइब, अ पीस ऑफ ट्राइब. फॉर आई रिचर्ड्स इट इज म्यूजिक ऑफ आइडियाज. फॉर विलियम कैर्लोस विलियम्स इट इज. देखिए यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है. आई रिचर्ड देखिए म्यूजिक ऑफ आइडिया समटाइम एलन टेट के लिए भी होता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. विलियम्स कैर्लोस विलियम के लिए क्या है? द ग्रेट कैटास्ट्रॉफी टू आवर लेटर्स. फॉर लुइस अंटरमेयर के लिए है इट इज एनीथिंग बट अ सेट ऑफ सेपरेट पोयम. अ पीस ऑफ लिटरेरी कारपेंट्री. अ स्कॉलर जॉइनर्स वर्क. द फ्लोट्सैम and jetsam of desiccated culture. It is a pompous parade of erudition. What is it? तो देखिए ये इलियट का वेस्टलैंड है. क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं. हेलन गार्डनर रोट अ बुक ऑन इलियट. नेम द बुक. देखिए द आर्ट ऑफ T.S. Eliot. The Art of T.S. Eliot. Which poet's epitaph reads, "The communication of the dead is tongued with fire beyond the language of the living." देखिए in my beginning is my end. In my beginning is my end. बस तो ये T.S. Eliot का है. In my end is my beginning. Simple. Let us go then you and I. Let us go then you and I. When the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table, the above lines have been written in free verse. They are from the love song of J. Alfred Prufrock. देखिए ये पहली बार जो पब्लिश होती है वो 1915 में होती है, पोइट्री मैगजीन करके होता है. और जो सेकंड टाइम जो एज ए कलेक्शन में आती है तो 1917 में आती है. चलिए आगे बात करते हैं. The statement Hamlet's emotion is not adequately objectified reveals T.S. Eliot's assertion. तो देखिए ये जो हमारा इसके लिए राइट ऑप्शन है वो है शेक्सपियर्स हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर. द लास्ट टेम्पटेशन इज द लार्जेस्ट द लास्ट टेम्पटेशन इज द ग्रेटेस्ट ट्रीजन टू डू द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीजन. दिस इज द लास्ट टेम्पटेशन बट इट इज ट्रीजन एज इच. तो देखिए ये जो हमारी बात की गई है ये की गई है मर्डर इन कैथेड्रल प्ले में.
माइकल एंजेलो इज द पेंटर मेंशन्ड बाय इलियट इन। देखिए माइकल एंजेलो पेंटर है और इसकी जो बात की जाती है वो द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड टूफोक में की जाती है। देखिए वहाँ लेडीज आती जाती रहती हैं, वो उसके बारे में बात कर रही हैं। हु रोड द पोएम विस्पर्स ऑफ इमोर्टैलिटी, इलियट ने लिखी है, टी एस इलियट ने, विस्पर्स ऑफ इमोर्टैलिटी। ठीक है, चलिए। और देखिए यहाँ पे जो डब्ल्यू बी ईट्स हैं, इनको 1923 में क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। ये मुझे पॉइंट बड़ा अच्छा लगता है, कई बार एग्जाम में भी आया है ये। और डब्ल्यू एच ऑर्डन और वर्ड्सवर्थ, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की जो डी ओ बी है वो क्या है, 1770 से 1850। ठीक है। और देखिए जो वर्ड्सवर्थ हैं ये पोइट लॉरेट कब होते हैं, 1843 में पोइट लॉरेट। कब तक रहते हैं, 50 तक रहते हैं। ठीक है। और 50 में कौन होता है, ये अल्फ्रेड टेनिसन होते हैं। कब तक रहते हैं, 92 तक रहते हैं। 92 से 46 तक कोई नहीं रहता। ठीक है। और 46 में फिर अल्फ्रेड ऑस्टिन होते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। Iliad's lines, was much possessed by death and saw the skull beneath the skin, referred to dramatist. This dramatist is Webster. जॉन वेबस्टर के लिए, जॉन वेबस्टर ने कहा है इलियट्स लाइन, जो इलियट की लाइन है वो कैसी हैं, वॉज मच पजेस्ड बाय डेथ एंड सा द स्कल बीनेथ द स्किन, रेफर्ड टू अ ड्रामाटिस्ट। दिस ड्रामाटिस्ट इज वेबस्टर। इलियट्स लाइन्स देखते हैं यहाँ पे, न्यू द एंग्विश ऑफ द मोरो, anguish of the marrow, the ague of the skeleton, refer to a poet. This poet is done. चलिए, मैच द फॉलोइंग। बर्ट नॉर्टन 1936 में, ईस्ट कोकर 1940 में, द ड्राई साल्वेज 1941 में एंड लिटिल गिडिंग 1942 में। ये सारे ही क्या हैं, करेक्टली मैच्ड हैं। The pub scene is a departure from standard English. This scene appears in The Wasteland में सीन आता है। The typist, Madame Sosotries and the young man. Carbuncular appear in one of the poems of T.S. Eliot. Name the poem. The Wasteland है, सिंपल सी बात है, 1922 वाली। चलिए, Sweet themes run softly till I end my song is the line from Spenser's Prothalmion. एलियट हैज यूज्ड दिस लाइन इन वन ऑफ हिज पोएम्स, नेम द पोएम द वेस्टलैंड। देखिए जो लाइन है, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, ये लाइन कहाँ से ली हुई है, तो ये एडमंड स्पेंसर की जो प्रोथालमियन है वहाँ से ली हुई है। और स्पेंसर इलियट ने कहाँ यूज की है, द वेस्टलैंड ने। देखिए एपिथालमियन वो सॉन्ग होते हैं जो खुद की मैरिज के लिए सॉन्ग लिखे जाते हैं, ठीक है नहीं, और प्रोथालमियन जो दूसरों के लिए, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं सेंट मैग्नस मार्टर। सेंट मैग्नस मार्टर, सेंट मैरी वुलनोथ एंड लवर, थेम्स स्ट्रीट अपीयर्स इन इलियट द वेस्टलैंड। विच फ्रेज डिड इलियट यूज इन द मेटाफिजिकल पोइट। द मेटाफिजिकल पोइट्स में एक फ्रेज यूज करते हैं, उसका नाम है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इलियट रेफर्स टू हैमलेट, कैरोलिनस एंड टेम्पेस्ट in one of his poems. The poem is The Wasteland. Eliot refers Hamlet, Coriolanus and The Tempest in one of his poems. तो देखिए इसमें किसका मतलब, एलियट ने इन वर्क का, शेक्सपियर के वर्क का किस में जिक्र किया है, द वेस्टलैंड में। विच टर्म इज यूज बाय एलियट इन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। और देखिए जो ओरिजिनली ये किसने कॉल किया था इसको, तो ये था अल्फ्रेड एस्टन। वॉशिंगटन एल्स्टन था, वॉशिंगटन एल्स्टन। और देखिए एक टर्म होती है कैटलॉग, CATALOG, कैटलॉग। तो देखिए कैटलॉग का मीन्स क्या होता है, देखिए कैटलॉग एक सूची को बोलते हैं। जैसे कि आप कहीं किताबों की शॉप पर जाएंगे तो जो वहाँ पर जो सूची दिखाते हैं कि जो बुक की सूची है, तो ये जो टर्म थी ये दी थी जॉर्ज विलर ने कब दी थी, 1564 में, द सेम ईयर ऑफ शेक्सपियर बर्थ। चलिए, इलियट डाइड ऑफ, इलियट की जो डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी,
EPHYSEM, ये फेजमा से इनकी डेथ हुई थी। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। इन माई बिगेनिंग इज माई एंड हुज लाइन इज दिस, एलियट की लाइन है। एलियट टेक्स एपिग्राफ फ्रॉम दांतेस इन्फर्नो फॉर द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। देखिए अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का तो दांते के इन्फर्नो से है और द वेस्टलैंड का सेट्रॉन से है, सेट्रॉन्स, ठीक है। द पोयम जेरोनेशन ओपन्स विद एन एपिग्राफ, दाउ हैश नोर यूथ नोर एज, टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर। हाउ मैनी लाइन्स आर इन द वेस्टलैंड, 434 इसमें लाइन्स हैं, 434 लाइन्स हैं और 5 सेक्शन हैं, पब्लिश 1922 में होती है। हाउ मैनी एसेज आर इन इलियट द सैक्रेड वुड, देखिए सैक्रेड वुड में 20 एसेज हैं। क्वेश्चन नंबर 439 देखते हैं, 139। T.S. इलियट इज द मॉडर्न इंग्लिश पोइट हु इज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो हिंदू फिलोसफी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 20 essays published in 1920, Tradition and Individual Talent, which was originally published in 2 parts in The Egoist, is a part of this collection. It has the essay Philip Messenger, which contains the misquoted line, Immature poets imitate mature poets steal. Name the collection of essay, देखिए द सैक्रेड वुड है ये, ठीक है। एंड आई होप ये जो यहाँ पे 140 क्वेश्चंस हैं ये आपको कुछ बेनिफिट, आपके लिए मतलब बेनिफिशियल साबित हुए होंगे, आपसे इनको कुछ फ़ायदा मिला होगा, आपको कुछ नए पॉइंट मिले होंगे। और दोस्तों अगर आपको नया पॉइंट भी नहीं मिला है सो इन माई रेट आपने अपने यहाँ पे जितने भी ये पॉइंट्स है, जितने भी आपने पढ़ाई की थी, आपने उसको रिवाइज कर लिया होगा। चलिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। और देखिए मैंने तो इस वीडियो को इसी पर्पज़ से बनाया था कि मेरा रिवीजन होगा, और जब मेरा रिवीजन होगा हो सकता है कि आपके पास में ये बुक ना हो तो आपको कुछ नए पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखिए जो जानकारी एक बुक में होती है वो सेम दूसरे में नहीं होती, तो वहाँ से कुछ पॉइंट वहाँ हट के ज़रूर नया मिलते हैं। सो आप एक बार देख सकते हैं। थैंक यू। और दोस्तों वीडियो को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू।